बस 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 ठीक है ना। Class started, yeah, chemical kinetics solving that. Okay, okay, keep quiet now. Class started. चलिए हमने फर्स्ट ऑर्डर तक फिनिश कर लिया. नेक्स्ट आर्टिकल इज नाउ हियर pseudo order reactions. Pseudo order reactions. The next heading is pseudo order reactions. Write down. It's called pseudo order reactions. देखो pseudo order किसको बोलते हैं? pseudo का मतलब क्या होता है? देखो pseudo इंग्लिश वर्ड होता है. pseudo में ना जो हमें लगता है ना वो एक्चुअल में होता नहीं. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रियलिटी में नहीं होता. अंदर कुछ बाहर कुछ, उसको कहते हैं सूडो. देखिए सब बच्चे सुन लें, इंग्लिश वर्ड है सूडो. सूडो में एक्सपेक्टेड, बच्चे बातें नहीं, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड दोनों अलग अलग आते हैं. सोच रहे हैं क्लियर हुआ? जो आपने सोचा ना वो चीज नहीं होगी वो सूडो में. जैसे एक छोटी सी बात, जरा ध्यान दीजिए. जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, चाहे वो किसी भी पार्टी के, किसी किसी की पार्टी की बात नहीं हो रही. आप कभी देखना, आप कभी देखना पेपर में एक वर्ड आता है न्यूज़पेपर के अंदर, सूडो पैट्रियट. जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं सब सूडो पैट्रियट है. इसका मतलब झूठा देश प्रेम करने वाले. वो दिखाते हैं, वो अंदर कुछ और होते हैं बाहर कुछ और होते हैं, वो सूडो होते हैं. एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्टली हमारी केमिस्ट्री में हुआ. अब हम बात करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन. सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? अब जरा सुन लें. जब एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑब्जर्व्ड ऑर्डर के इक्वल ना आए. देखो सुन लो, जो ऑर्डर आपने सोचा था वो आ ही नहीं रहा. प्रैक्टिकली दोनों ऑर्डर अलग अलग आ रहे हैं. दोनों ऑर्डर अलग अलग आ रहे हैं. और क्यों आ रहे हैं अलग अलग? ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन. किसकी वजह से? एक्सेस कंसंट्रेशन की वजह से. देखिए सुन लीजिए अभी सारे वर्ड्स को, देखो समझो. व्हेन एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज नॉट सेम एज ऑब्जर्व्ड ऑर्डर. पहली बात, दोनों ऑर्डर बराबर नहीं आएंगे. किसकी वजह से? एक्सेस कंसंट्रेशन की वजह से. अगर ऐसा कहीं होता है ना तो उसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन. उसे हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन. देखो इसको भी ना करके दिखाते हैं, इसको रियलाइज करते हैं. आप पहले ना इसकी डेफिनेशन लिखो. लिखो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिखो. व्हेन व्हेन बातें नहीं, व्हेन एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड होता है जिसकी उम्मीद होती है. व्हेन एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज नॉट सेम एज ऑब्जर्व्ड ऑर्डर. व्हेन एक्सपेक्टेड ऑर्डर is not same as observed order due to excess concentration. Due to excess concentration. Due to excess concentration called pseudo order reaction. Due to excess concentration called pseudo order reaction. देखो ये तो इसकी डेफिनेशन है. और इस डेफिनेशन में एक मेन चीज है उसको अंडरलाइन करना. एक्सेस कंसंट्रेशन. एक्सेस कंसंट्रेशन वाली बात को अंडरलाइन करना. बहुत ज्यादा सांद्रता की वजह से. ठीक है. देखो अगर सब बोर्ड में देखिए, देखिए तब समझ आएगा कि यार ये टॉपिक क्या है. चले पे अटेंशन. देखो सपोज करो हमने एक एस्टर लिया. एस्टर, अब सब लिखना बंद कर दे एक मिनट के लिए, यहाँ ध्यान दे. अगर वो बात दिमाग में आ गई तो फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा, एकदम आ जाएगा. आप एस्टर का ना हाइड्रोलिसिस कर दो. क्या होता है हाइड्रोलिसिस? जल अपघटन. देखो इसको यहां से काटो, इसको यहां से काट दो. इसको पानी का OH मिल जाता है, इसको H मिल जाता है. बड़ी कॉमन सी बात है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे. जिसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस. इसका हिंदी नाम होता है जल अपघटन. देखो मैंने एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दी. सुनते रहिएगा. किसी ने ये बोला इसका एक्सपेक्टेड रेट लॉ क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेट लॉ. एक्सपेक्टेड होता है जिसकी उम्मीद होती है. देखो मैंने इसका रेट लॉ निकाला. देखो इसका रेट लॉ ये आ सकता है. देखो बच्चों, इसका रेट लॉ ये आने की पूरी पूरी उम्मीद है. देखो हमने एस्टर को भी इन्वॉल्व कर दिया और वाटर को भी इन्वॉल्व कर दिया. देखो दोनों को इन्वॉल्व कर दिया. और ये एक्सपेक्टेड है. अभी कुछ पता नहीं है एक्सपेरिमेंट से क्या है, उम्मीद है. भाई एस्टर भी है तो वो भी आ गया, वाटर है तो वो भी आ गया. जब पता प्रैक्टिकली चेक करते हैं. देखो सुनो बच्चों, प्रैक्टिकली ये ऐसे मिलता है. देखो सरप्राइज, प्रैक्टिकली ऐसे मिलता है. ये वाटर यहां पे गायब है. देखो बच्चों वाटर यहां पे गायब है.
हमें लग रहा था कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इसके रेट को बदल सकता है, लेकिन वाटर तो यहां गायब निकला। वाटर तो यहां पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली हम वाटर को थोड़ा सा बढ़ाएं या फिर घटाएं, रेट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रेट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो ये सिचुएशन है, ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। इस टाइम ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइम वाटर यहां पे कैसे बिहेव कर रहा है, सूडो बिहेव कर रहा है। देखो अब सूडो बिहेव क्यों कर रहा है, देखो अब आओ पॉइंट पे कि सूडो बिहेव क्यों कर रहा है। देखिए जब आपने वाटर को यहां लिया ना, ये जो वाटर है ना, इसकी कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है। ये आपने एक्सेस में लिया हुआ है, एक्सेस में, आपने इसको एक्सेस में लिया हुआ है, सुन लेना ध्यान से। इसकी कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है। अब आप मैथ्स लगाना, जब एक वैल्यू बहुत बड़ी होती है ना, थोड़ा सा पानी उसमें और मिलाओ या थोड़ा सा पानी बाहर निकाल दो, बताओ मैथमेटिकली से क्या फर्क पड़ता है। देखो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, देखो थोड़ा अटेंटिव होइए प्लीज, ध्यान दिए, दिमाग लगाओ, देखो तभी चीजें क्लियर होती है। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान देना। देखो ठीक है, बात है नहीं, प्लीज यहां पर देख लीजिए, बहुत टफ सिचुएशन है। आपको पता है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ना, आपको पता है 140 करोड़, 150 करोड़ मान लो, ये हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है। ध्यान देना, आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, 150 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। सपोज करो आज कहीं अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, अभी यहीं आ गया, मेट्रो चांस, और 5 लाख लोग मर गए। 5 लाख लोग बहुत बड़ी बात होती है, मर गए, वैसे बहुत बड़े लेवल पर ट्रेजेडी हुई, बहुत लोग मर गए। आप बताओ इंडिया को कुछ फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। 150 करोड़ के सामने 5 लाख कुछ भी वैल्यू नहीं हो, दिस अ फैक्ट। मैथ्स कहता है इससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। आपको किसी को इतने रुपए देने हो, आपको किसी को इतनी पेमेंट करनी हो, और आप उसे फोन कर दो भाई साहब 5 लाख रुपए कम है, पता क्या बोलेगा, चलेगा, जब मर्जी दे देना, कम से कम बाकी तो भेज दो। सोच के देखो, अगर आपको किसी को इतने रुपए देने हो ना, और आप कह दो 5 लाख रुपए कम रह गए किसी वजह से, परसों दे दूंगा, तो बोले कोई बात नहीं, भेजो, इतने तो पैसे कम से कम भेजो, क्योंकि ये वैल्यू इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसके सामने 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। सोच के देखो, किसी को आपने 5 लाख रुपए देने हो, अब 50 रुपए कम रह जाए, तो क्या बोलेगा, अरे छोड़ो, मत देना, कम से कम 5 लाख तो दो। प्रैक्टिकल फंडा है। हाँ वैसे किसी को 50 रुपए देने हो तो नेचुरली 50 रुपए की बहुत वैल्यू, 5 लाख के सामने वैल्यू नहीं है। ऐसी 5 लाख की वैल्यू 150 करोड़ के सामने नहीं है। देखो इसको समझो आप, ये वैल्यू इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि ये कांस्टेंट हो चुकी है, ये स्थिर हो चुकी है, स्थिर। समझो आप, जैसे मान लो सी की बात करते हैं, समुद्र, किसी ने समुद्र में से 10 बाल्टी पानी निकाल दिया या 10-20 बाल्टी डाल भी दिया, तो समुद्र को क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। वो वैल्यू इतनी बड़ी है, एग्जैक्टली यहाँ पे मैच लग रहा है, वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर आपने थोड़ा सा पानी बाहर निकाला या जोड़ भी दिया ना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट। अब मैं मान लो बाहर से कुछ वाटर मिला दूं या वाटर को निकाल भी दूं, रेट पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, रेट फिक्स हो चुका है। ये जो सिचुएशन है इसका नाम क्या है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसको सूडो ऑर्डर कहते हैं। और सूडो ऑर्डर को पहचानते कैसे हैं, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, बहुत बहुत ज्यादा। देखो ये इसकी पहचान है, एक्सेस कंसंट्रेशन, आप एक्सेस देख के पहचान लीजिए। ऐसी एक और एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, केन शुगर ही होती है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, जल अपघटन कर दीजिए, यहां भी यही होता है। ये रिएक्शन भी हमें कैसे मिलती है, सूडो ऑर्डर मिलती है, इसका भी यही फंडा है, ये भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये दोनों एग्जांपल सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के, ध्यान रखना। और एक बात और है, यहाँ पे कैटलिस्ट होता है एसिडिक मीडियम, ये आपको ऑर्गेनिक में सिखाएंगे ये कैटलिस्ट क्यों लिया। तो ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और इसको समझो ये एक्सेस में है, देखो इसको दिमाग लगाओ, देखो अगर ये एक्सेस है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो उनका प्रोडक्ट एक और कांस्टेंट है। फिर तो इसको बढ़ा लो या घटा लो, रेट पे कुछ नहीं फर्क पड़ता। केमिस्ट्री ऐसी रिएक्शन को बोलती है सूडो ऑर्डर रिएक्शन से। बोलो फाइनल, अच्छे से कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फील करने वाली बात, दिमागी फंडा बैठ जाए कि एक्सेस की वजह से ऐसा होता है। एक्सेस, अगर एक्सेस नहीं है तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों, हाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज, सही कह रहे हैं शब्द। ये हम जब बायोमोलिक्यूल्स में पूछते हैं ना, ये आपको करा देंगे दोबारा से, आप एक बार नोट कर लो बस।
काइनेटिक्स में इतना ही था, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और दोनों के अंदर वाटर एक्सेस में, दोनों के अंदर वाटर एक्सेस में है, इसलिए पॉन्ड क्रिएट हो रहा है। बच्चे बातें नहीं, को डाउट हो मेरे से बताओ आप। घर जाके इनको अप्लाई करो, इनकी प्रॉब्लम्स करो, बहुत सारी क्वेश्चंस किया करो। क्योंकि सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम्स करना बहुत जरूरी है। जो भी चाहता है रियली यार सिलेक्ट होना है, आपको पता है बार बार ड्रॉप नहीं होता। एक साल ड्रॉप करना समझते हो ना, कितना कितना इंटरवल हम पीछे चलेंगे, लेकिन बिना ड्रॉप करे काम नहीं चल रहा है, इसलिए ये चीज बार बार नहीं होनी चाहिए लाइफ। हमें इस साल ही सिलेक्ट होना है, कमिटमेंट हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका रोल इसमें क्या रहेगा, मेहनत करिए, देखिए जितनी कर सकते हैं सेक्रीफाइस करना होगा। आपको अपने मन को मारना होगा कि यार नहीं, मेरे को आज ये काम खत्म करना है, आज मुझे ये काम फिनिश करके सोना है, ये नहीं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। अगर आपके अंदर ये हैबिट आ गई तो सब बर्बाद हो गए। ये कंपटीशन में नहीं चलता। या जिसे कन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं सिचुएशन को ना, ये बताएंगे इसमें ऑप्टिकल रोटेशन होता जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से कीजिए सब लोग, घर जाके टाइम दीजिए, जितनी भी रिएक्शन ऐसे मिले जहाँ पे एक रिएक्टेंट एक्सेस में, जो समझ जाना वो सूडो बिहेव कर रहा है, उसको हम सूडो बिहेव बोलेंगे, ध्यान रखना, सूडो बिहेवियर। चलिए बच्चे, क्लियर हो गया, रब कर दूं। डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के देखो, डेफिनेशन से क्लैरिटी बनती है, एग्जैक्टली यहाँ पे होने वाला है। देखो इसका रेट लो ही आएगा, इस रिएक्शन का रेट लो ही आएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आएगी, ये रिएक्शन का रेट लो आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी रब कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, ये होप सो। इसको रब कर रहा हूँ, डन है, बिल्कुल फिनिश। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, आर्टिकल नेम इज नाउ मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको आणविकता। नोट कीजिएगा, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, इसका हिंदी नेम होता है आणविकता। अब आपको सिखाते हैं कि रिएक्शन की आणविकता क्या होती है, क्या होती है मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, इसका हिंदी नेम होता है आणविकता, आणविकता। चलो अब आप सीखेंगे एक अभिक्रिया की आणविकता का क्या अर्थ है, उसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है। अब देखो सब लिखना बंद करके प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दें। मोलिकुलरिटी अपनी कॉमन सेंस से पता लगा लो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, लेकिन लिखना नहीं बिल्कुल भी, अब सब यहाँ अटेंटिव होइए। ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, लेकिन कौन से वाले मोलिक्यूल्स, अब ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हो रही है, ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं। आपको पता है कोई भी रिएक्शन किस तरह से होती है, ए और बी को मिलाया और सी बन गया। ऐसा क्या हुआ ए और बी के बीच में की रिएक्शन हो गई, सी बन गया, क्या हुआ, दोबारा बोलिए, समझ नहीं आया जो कह रहा, बोलिए ए और बी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि सी बन गया। ये बॉन्ड्स, देखिए दैट इज ट्रू, बॉन्ड्स बने, लेकिन बॉन्ड एकदम थोड़ा बन जाते हैं, लेकिन दैट इज ट्रू, पहले बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, ये बात सच है, पहले बॉन्ड टूटे होंगे फिर बॉन्ड बनेंगे, लेकिन बॉन्ड टूटने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक बिल्डिंग है, सुनिए मैंने, एक बिल्डिंग है, ये कॉलेज ही है, सामने की बिल्डिंग की अभी नहीं बन रही है, कैसे बनी, ऑलरेडी यहाँ बिल्डिंग थी, पहले उसको तोड़ा गया, पहले तोड़ने के लिए मेहनत की गई, फिर नई बिल्डिंग बनी। ऐसे ही यहां होता है, पहले बॉन्ड टूटते हैं फिर बॉन्ड बनते हैं, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन, क्या होता है, कोलिजन, टक्कर लगती है आपस में। एक मिनट सुनिए मैंने, रिलैक्स, आपको नीट करेक्ट करना है, ऐसे हो जाएगा नीट करेक्ट, इन बुक्स के साथ कोलिजन करना पड़ेगा आपको, इन बुक्स के साथ कोलिजन, टक्कर मारो, दिस फैक्ट। जब तक आप टक्कर नहीं मारेंगे ना, बुक्स को पढ़ेंगे नहीं, रिजल्ट कहां से आएगा, ये जरूरी है। देखो पहले और भी आपस में कोलिजन करते हैं, सुन लो भी, लिखना नहीं किसी को, फील करने की बात है। पता है इनमें कोलिजन करने से क्या होता है, अब इनके बीच में टक्कर हुई, टक्कर होने से क्या हुआ, एकदम नहीं, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अब दोनों में इतनी हाई पोटेंशियल एनर्जी आ गई
इतनी हाई पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि इनके पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए। एक मिनट, दो बाइक्स हैं, आमने सामने की टक्कर हो गई। अब देखो, जो अगर दो बाइक की टक्कर हुई कितना लॉस होगा, जो बैठे हैं ना उन्हें कितनी इंजरीज होंगी, कितने चोट लगेंगी, और बाइक भी सारी खराब हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। क्या सिंपल, देखो इसकी क्या फिजिक्स है। दोनों बाइक बहुत तेजी से आ रही है, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे टकराई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, एक मोमेंट के लिए पोटेंशियल। और इतनी हाई पोटेंशियल जो डेवलप हो गई, इसकी भी बाइक खराब हो गई, इसकी भी बाइक खराब हो गई, दोनों को चोट लगी, वो एक अलग इशू। लेकिन बाइक तो खराब हो गई। बोलो फाइनल हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, जब ए और बी टकराते हैं ना, टकराने से सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी इसके बॉन्ड तोड़ देती है, इसके बॉन्ड तोड़ देती है, पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड क्रिएट हो गए और एक नया सब्सटेंस बन गया। बोलो आया समझ। तो आज का ये वर्ड भूलना नहीं, कोलिजन, टक्कर। जब तक टकराएंगे नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ही आपके साथ नीट से टकराओगे नहीं आप, अगर आप बुक्स को पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो टक्कर कहां लगी आपको? सीधा टक्कर आप उस दिन ही मारोगे, और उस दिन आपका एक्सीडेंट, इतना ब्लड निकलेगा आप बच नहीं पाओ। जैसा है, इसे तैयार रहिए, ये अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो खैर, हमने डिसाइड कर लिया कि रिएक्शन के होने के लिए कोलिजन नेसेसरी है। अब सुनो, देखो, मोलिकुलैरिटी क्या होती है, किसी को लिखना नहीं, बहुत ट्रिकी डेफिनेशन है। सम ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कोलाइडिंग है साइमल्टेनियसली फॉर अ केमिकल चेंज। अभी किसी को नहीं लिखना है, देखो डेफिनेशन को पढ़ के देखो। एक मिनट बता रहे हैं अभी। देखो, इस डेफिनेशन की सबसे खास बात क्या है, आपको क्या करना है, मोलिक्यूल्स का सम का मतलब योग, अणुओं की वो संख्या जो क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। कैसे? साइमल्टेनियसली। क्या मतलब होता है साइमल्टेनियस का? एक साथ। ये सारे कोलिजन एक साथ हो, ध्यान रखना, टक्कर ना एक साथ लगे, ये बहुत जरूरी है। तो जितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे इसका कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो, तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, दो है। ये दोनों टक्कर मार रहे हैं एक साथ। ठीक है, अभी किसी को नहीं लिखना होगा, अभी किसी को नहीं लिखना। देखो अभी और एग्जांपल देखो, इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन, द्वि आणविक अभिक्रिया। सुनो, ये कोई रिएक्शन हो रही है, किसी ने बोला इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, अब इसके दो मोलिक्यूल और इसका एक मोलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, मोलिकुलरिटी इज 3। ऐसे ही इनके बीच में कोई रिएक्शन हो रही है, ए और बी और सी और मिलकर डी बना रहे हैं, ए का एक मोलिक्यूल, बी का एक मोलिक्यूल, सी का एक मोलिक्यूल मिलकर टक्कर मार रहे हैं, कितनी हो गई, ये भी 3। कितनी ऑर्डर से, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट जोड़ना होता है, मोलिक्यूल्स का सम करना होता है, एक और एक दो, ऐसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये ट्राई मोलिकुलर, ये ट्राई मोलिकुलर, ये बाई मोलिकुलर। कितनी ऑर्डनरी सी बात। अगर मैटर ऑफ चांस, अब सुनो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर रिएक्शन ऐसे हो गई और किसी ने बोला इसकी मोलिकुलरिटी कितनी, तो क्या कहेंगे, 6। लेकिन सुन लो, 6 मोलिकुलरिटी कभी भी नहीं होती। सुनो, आप, इसका आंसर 6 नहीं है। आप यहां पे 1 और 1 2 करो, चलेगा, 1 और 1 2 1 3 कर दिया, ये भी 3 कर दिया, लेकिन वहां 6 नहीं है। 3 भी इसका आंसर नहीं कहेंगे। अब इसके ऊपर डिबेट करेंगे। सुनो, अभी डिबेट करेंगे, 6 आंसर क्यों नहीं होगा, इस पर डिबेट होगी। फिर इसका सही आंसर क्या होगा, अब इन सारी बातों को ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी एक काम करो, पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, ये एग्जांपल्स हाईलाइट करो, ये तीनों एग्जांपल हाईलाइट करो फटाफट, फिर उसकी बात भी लिखेंगे। नोट करो, सिस्टमेटिकल चलो, अभी बातें नहीं लिखी, बातें नहीं। देखिए, मेहनत करिए, सब लोग पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं आप लोग, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं। सम ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, sum of number of molecules colliding simultaneously, sum of number of molecules colliding simultaneously for a chemical change, sum of number of molecules colliding simultaneously for a chemical change called molecularity of a reaction, उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। sum of number of molecules colliding simultaneously for a chemical change
कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, मोलिकुलरिटी वन भी हो सकती है, होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लेकिन उसका तरीका अलग होता है कहने का, उसका फंडा अलग होता है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी होती है, क्वेश्चन बनता है फिर रिएक्शन यूनिमोलिकुलर कैसे होगी, ये क्वेश्चन बनता है, उसमें फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है, उसको लिंडमैन थ्योरी कहते हैं, उसका अलग फंडा होती है। मोलिकुलरिटी वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इससे एक्सप्लेन नहीं होगी, इससे एक्सप्लेन नहीं होगी, ये ब्रॉड है, उसके लिए अलग थ्योरी बनेगा। कोई बोले कि ऐसे ही हम कोलिजन थ्योरी की बात कर रहे हैं, कोलिजन थ्योरी सक्सेसफुली किसके लिए काम करती है, जहां बाई मोलिकुलर रिएक्शन होती है, जहां पे दो मोलिक्यूल कम से कम। तो हमने कोलिजन को बेस बनाया है, और टक्कर के लिए कम से कम दो मोलिक्यूल तो होने ही चाहिए, ये तो वेल नोन है। चलिए सब बच्चों ने कॉपी कर लिया, डेफिनेशन क्लियर कर लो। डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है साइमल्टेनियसली, याद रखिएगा साइमल्टेनियसली। हमें वो टक्कर गिननी है, मतलब मोलिक्यूल्स गिनने हैं जो टक्कर में एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक साथ। अब देखिए, सब नोट कर चुके। अब हमारा क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सिक्स क्यों नहीं है। देखिए सुनिए, इसका आंसर सिक्स क्यों नहीं है, अब ये सिखाते हैं। अब जरा सब अटेंशन पे करो, देखो देखो देखो, छोटी सी बात, थोड़ी सी ना एक प्लान से देखते हैं। अब यहाँ देखो सब बच्चे, तो लिखिएगा नहीं बिल्कुल भी। जैसे आप में से ना, आपसे बैठे हैं कॉम्पिटिशन एस्पिरेंट, आप में से किसी का है ना, मुझे नीट क्रैक करना, आप चाहते हो कि मेरा नीट क्रैक हो जाए, मेरी रैंक बड़ी अच्छी आ जाए। ओके सुन लो, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप डेली मेहनत करें, रोज पढ़ें, तो आपका नीट बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, सहारनपुर से भी सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सच है बिल्कुल, आप डेडिकेटेड नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप हर फेस्टिवल एंजॉय करने में लगे हैं, पूरा मतलब मजे ले रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन नहीं। लेकिन आप चाहे तो होता है सिलेक्शन। दूसरी बात सुनो, एक बच्चा है वो बोर्ड की तैयारी भी कर रहा है, ट्वेल्थ में, वो नीट भी देना चाहता है और चाह रहा है मैं ट्वेल्थ के अंदर भी नंबर ले आऊं। आ सकता है, दोनों का सिलेबस सेम ही तो है, थोड़ा पढ़ने का पैटर्न अलग है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हम इसको इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, वो भी कर सकता है। सुन लो, पे ध्यान दो बच्चे, वो भी कर सकता है। एक बच्चा और है, सुन लो पहले। अब वो क्या कर रहा है, वो ना ट्वेल्थ है, नीट तो देगा ही देगा, ट्वेल्थ भी देगा, उसने क्या रखा, मैथ्स भी ले रखा, वो कह रहा है मैं जेई भी क्रैक करूंगा। वो जेई भी क्रैक करना चाहता है, देखो क्या हुआ, क्या हो रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। देखो मैथ्स भी पढ़ेगा, बायो को दो दो बार पढ़ना है, जूलॉजी बॉटनी अपनी साइड, ट्वेल्थ को भी देखना है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेशन। रिजल्ट के चांसेस क्या है, कम, रिजल्ट के चांसेस कम हो रहे हैं यहाँ पर। और देखो आप, हम इम्पॉसिबल नहीं करे, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप तो सब कुछ क्रैक कर देगा। अब सुनो एक और बात, आप में से एक बच्चा है, वो चाहता है यार मैं ट्वेल्थ भी करूं, मैं उसको उसको नीट भी क्रैक करना है, उसको जेई भी क्रैक करना है, उसे ना बातें नहीं, इसको ना म्यूजिक का बहुत शौक है, वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक क्लास भी करता है, 3-4 घंटे म्यूजिक क्लास को टाइम दे रहा है, उसको सिंगर बनना है, उसको सिंगिंग का बहुत शौक है। एक और बच्चा है कि हाँ मान लेते हैं कहीं होते हैं, ऐसा होता है मैडम, लेकिन ऐसे लोगों को सक्सेस कहीं नहीं मिलती है, होते हैं ऐसे लोग। एक बच्चा है, वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉशियस है, जिम भी जाता है, 4 घंटे वो जिम में देता है, कहता है मुझे जिम भी करना है यार, फिजिकल फिटनेस चाहिए। अब सुनो, देखो क्या हो रहा है, देखो एक मिनट देखो, हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ना, पता क्या हो रहा है, एफिशिएंसी कम होती जा रही है। जो बच्चा इतने सारे काम करेगा ना, पता क्या होगा, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, नीट के अंदर बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, जेई के अंदर भी रैंक लैक्स में आ रही है, म्यूजिक भी ठीक से सीख नहीं पा रहा है, और जिम के अंदर भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। क्या हो रहा है, जितने काम बढ़ाते चले जाओगे ना, एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। हाँ एक बात और है, इन सबको एक बार मत करो, इस बार अच्छे से ट्वेल्थ पास कर ली, अगले साल नीट क्रैक कर देंगे, अगले साल जेई क्रैक कर देंगे, उसके बाद म्यूजिक क्लास करेंगे, जिम भी कर लेंगे, अलग अलग। देखिए एक साथ नहीं कर सकता वो, अलग अलग तो कर सकता है, लेकिन हमारे टॉपिक की शर्त क्या है, हमें एक साथ वाले कोलिजन चाहिए। आपने कभी देखा, ये 2+4 हमने 6 क्यों नहीं माना, क्योंकि ये 6 के 6 मॉलिक्यूल एक साथ कोलिजन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने कोलिजन किया होगा तो अलग अलग स्टेप्स में किया होगा, और अलग अलग स्टेप्स वाले केस में मोलिकुलरिटी नहीं निकाली जाती। मोलिकुलरिटी निकलती वहां है जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है।
देखो फिजिक्स में एक रूल है, फिजिक्स कहती है मैनी बॉडी कोलिजन्स कैन नॉट बी इफेक्टिव। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोलिजन करेंगे ना, वो कोलिजन अच्छे नहीं होते, इफेक्टिव नहीं होते, फ्रूटफुल नहीं होते। जैसे ये बच्चा इतने सारे काम कर रहा है, तो इसके सब रिजल्ट बेकार है, लग जाएंगे। हाँ, ये अलग अलग सालों में प्लान कर ले तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक बार भी नहीं कर सकता। तो ये होता है रियली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहे देखो, आप जैसे आप में से एक बच्चा है, नीट करेक्ट कर दिए, इसका एम है कि मैं आईआईटी भी करेक्ट करूं। वो क्या करे, मैथ्स पढ़े पूरा एक साल अच्छे से करे, बिल्कुल होता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जेई भी क्रैक कर सकता है अगले साल, लेकिन अगले साल, अभी नहीं। अभी तो एक को टारगेट बनाया कि मेरे को नीट क्रैक करना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इतने सारे मोलिक्यूल कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम मान नहीं सकते ये फ्रूटफुल होंगे, इसीलिए हम 2+4 6 मोलिकुलैरिटी नहीं मानेंगे। मोलिकुलैरिटी वहां निकलती है जहां कोलिजन एक साथ होते हैं। बोलो आया समझ? तो ये इसके पीछे प्रिंसिपल काम कर रहा है, मैनी बॉडी कोलिजन कैन नॉट बी इफेक्टिव। क्लियर? ये सब नहीं लिखेंगे हम लोग, ये यूजलेस है। तो लिखो आप, लिखे as many body collisions cannot be effective, as many body collisions cannot be effective, as many body collisions cannot be effective, therefore, as many body collisions cannot be effective, therefore, such a high value of molecularity is not acceptable. As many body collisions cannot be effective, as many body collisions cannot be effective, therefore, high value of molecularity is not acceptable. Value of molecularity is not acceptable. High value of molecularity is not acceptable. उसको कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मान नहीं सकता। हाई वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई बात सबको समझ? इज इट क्लियर? ये इसलिए इतनी हाई वैल्यू नहीं मानी जाती। मैं उसको रब कर रहा हूं, हाई वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, डन, दैट्स फिनिश। ठीक है, एक बात और लिख लो, एक बात और लिख लो, concept of molecularity, concept of molecularity is applicable only for those reactions. Concept of molecularity is applicable only for those reactions. Concept of molecularity is applicable only for those reactions which occur in one step. Concept of molecularity is applicable only for those reactions which occur in one step. ये मल्टी स्टेप रिएक्शन थी जो मैंने लिखी थी, 2A+4B2 फॉर्म C, वन स्टेप। ठीक है, concept of molecularity is applicable only for those reactions which occur in one step. That's finished here, completed. अगला हेडिंग है differences between molecularity and order. अगला हेडिंग है differences between molecularity and order. Differences between, नोट करो आर्टिकल, molecularity and order. एक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, अभी डिस्कस करेंगे। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंसेस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। चलिए कंसिडर नाउ, देखो अब लिखना बंद करके प्लीज ध्यान लिखिएगा। देखिए, पहली बात, मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल। अभी को लिखेगा नहीं, अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपने मोलिकुलरिटी निकालना सीखा, 1+1 2, 2+1 3। क्या आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने पड़े? कुछ भी नहीं, जस्ट रिएक्शन देखो, आप ऐड करके मोलिकुलरिटी निकाल दो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन ऑर्डर के लिए क्या करने पड़ते हैं? एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग। इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिए। दूसरी बात, मोलिकुलरिटी कैन बी 1 2 3, देखो इतनी होती है बस, 1 2 3। रेयरली, रेयरली इट इज फाउंड टू बी 4। रेयर केस है, रेयर केसेस। मेरे को एक केस याद है जहां पे इसकी वैल्यू 4 भी आ जाती है। बट अब देखो ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर कैन बी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, 1 2 3। देखो आप, ऑर्डर की कितनी सारी पॉसिबिलिटी।
ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं, मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर में है, एक दो तीन। तो ये डिफरेंस दोनों में होता है, नोट कर लो प्लीज, लिख सकते हो उसको, ठीक है। मोलिकुलरिटी जो होती है ना, मोलिकुलरिटी जिसे कहते हैं आणविकता, उसकी वैल्यू एक दो तीन, इस तरह के आंसर्स मिलेंगे आपको, होल नंबर, पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं। लेकिन ऑर्डर के बारे में क्या, ऑर्डर जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल जिसे कहते हैं ना, बटा में हो सकता है, एक दो तीन होल नंबर हो सकता है। ऑर्डर के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, और दोनों में डिफरेंस ये है कि मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर के लिए प्रयोग करने पड़ते हैं, ध्यान रखो, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, बातें नहीं, कुछ कहना बताइए, कोई कंफ्यूजन हो बोलिए। हाँ होता है, देखिए नेगेटिव ऑर्डर पूरी रिएक्शन का नहीं होता, किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है। देखो आपको फील करवाते हैं, आपको फील करवाते हैं, देखो नेगेटिव ऑर्डर पूरी रिएक्शन का नहीं है, किसी के रिस्पेक्ट में। देखो आपको फील करवाते हैं। देखो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, सबने कॉपी कर ली। देखो जरा इनका डाउट सुनो, देखो जेन्युइन क्वेश्चन है। एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये नेगेटिव ऑर्डर वाला केस कैसे आ गया। देखो जरा ध्यान देना, आप कभी बुक्स में एक एग्जांपल देखना, ओजोन का डिकम्पोजिशन, आप कभी रिएक्शन देखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में होते हैं। आप कभी देखना जब इसका रेट लो आता है ना, रेट लो ऐसे आता है, देखो बच्चों इसका रेट लो इस तरह से आता है, एक सेकंड प्लीज, एक मिनट हो जाए। इसका रेट लो कुछ इस तरह से आता है, आप कभी देखिएगा, इसका रेट लो ऐसे आता है, आपको देख के सरप्राइज लगेगा बहुत। देखो, देखो यहाँ पे O2 क्या आ रहा है, ये पावर वन है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -1। किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव ऑर्डर आ सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में। देखो O2 के रिस्पेक्ट में नेगेटिव ऑर्डर, एक मिनट सुन लो मैंने। अब किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कि O2 की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्या हुआ, घटेगा। मैथ्स, एक मिनट रुक जाओ, हमारी क्लास चल रही है। क्लास में ना चार तक बच्चे ऐसे आगे बैठे गए जो पढ़ने नहीं दे रहे, जो पढ़ने नहीं दे रहे, कोई कोई ढंग की बात करो तो बीच में डिस्टर्बेंस है, कुछ भी है वट्टेवर। तो वो चार पांच बच्चे क्या काउंट होंगे, वो नेगेटिव ऑर्डर में काउंट होंगे, क्योंकि उनके बढ़ने से हमारा रेट क्या हो रहा है, हमारी स्पीड घट रही है, ओवरऑल रिएक्शन चल रही है, ओवरऑल क्लास चल रही है, लेकिन पर्टिकुलरली वो वाले बच्चे जो है ना, वो रेट पे डाउन कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव ऑर्डर में काउंट है। तो नेगेटिव ऑर्डर किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, रेयर एग्जांपल होते हैं, इसलिए कोई सरप्राइज लग रहा होगा, ये केस देखा मैं। फिनिश है, नेक्स्ट आर्टिकल, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ब्रैकेट में मेंशन कर लेना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। ये जो टाइप्स बता रहा हूं, इसके पीछे बेस क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। हिंदी में कहते हैं ये रिएक्शन कितने पदों में हुई, कितने स्टेप्स में हुई। इसका पहला केस है एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस, ध्यान दीजिएगा। देखो, देखो आपको सिखाते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होगी। अब एक साथ लिख लेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एलिमेंट्री इंग्लिश वर्ड वेल ऑन, एलिमेंट्री सर एक बड़ा ज्यादा आसान का इंडिकेशन है। एलिमेंट्री रिएक्शन पता कौन होती है, जो एक स्टेप में होती है। देखो बच्चों, बाद में लिखिएगा, जस्ट वन स्टेप रिएक्शंस, एक स्टेप में रिएक्शन पूरी हो गई, एक स्टेप पे। आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, SN2 रिएक्शंस एक स्टेप में होती है, E2 रिएक्शंस एक स्टेप में होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, एक स्टेप में, एक ही स्टेप में रिएक्शन फिनिश्ड, किसी को लिखना नहीं होगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको आप फील करना प्लीज। तो आपको मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल देता हूं, ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ये स्टेप SN2 रिएक्शन। ये SN2 क्या होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ पाएंगे, अभी इसको हम डिबेट नहीं कर रहे।
ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब ये रिएक्शन एक स्टेप में हुई तो उसकी मोलिकुलरिटी कितनी आ गई? सीधी सी बात, 1+1 2। मैंने भी कहा था कि मोलिकुलरिटी निकलती है सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, 1+1 2। दूसरी एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है तो यही स्टेप, इस स्टेप को बोलेंगे रेट कंट्रोलिंग स्टेप। क्या कहेंगे? रेट कंट्रोलिंग। जब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही, देखो समझो आप ध्यान से, रेट कंट्रोलिंग स्टेप, इसी का नाम होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो, एक मिनट भी कॉपी मत करना। जब रिएक्शन एक स्टेप पे होती है ना, एक स्टेप पे, तो सीधी सी बात है, वही स्टेप तो इंपॉर्टेंट हुआ ना। जब एक ही स्टेप है तो रेट उसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यार, सुन ले मैंने, एक मिनट प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेट कंट्रोलिंग स्टेप। देखिए, अभी मैं कल परसों आपसे कह रहा था, आप प्री नर्सरी से आज तक पढ़ते आए और आपको बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले। पहले 8th तो गोल्ड मेडल आपको हर बार मिलता था, गोल्ड मेडलिस्ट थे आप 8th क्लास तक। लेकिन 9th के बाद आपकी हालत खराब हो गई, और 11th 12th तो कैसे पास हुई आपको खुद ही नहीं पता, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पता है क्या हुआ, आपने महसूस करा, आपको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिल रहे थे, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, घर में रखे रह जाएंगे अगर आपने 11th 12th को अच्छा नहीं किया। बहुत सारे बच्चों की क्लास में बड़ी प्रॉब्लम आती है, पता क्यों? 11th 12th बर्बाद है, 11th 12th में कुछ किया ही नहीं। जिन्होंने 11th 12th में कर रखा, उनका इंटरेस्ट बनता है, उनको समझ आता है, ये प्रैक्टिकल बात है। अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास वो टाइम नहीं है ना कि 11th 12th के फंडामेंटल ग्रो करें। तो 11th 12th से फंडामेंटल बनते हैं। पता है 11th 12th हमारी कौन है? रेट कंट्रोलिंग क्लास, फैक्चुअली। हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये 11th 12th के ऊपर डिपेंड करें। तभी तो कहते हैं एनसीईआरटी करो, 11th 12th की बेसिक बुक। जब 11th 12th अच्छी होगी तो बच्चे को अपने आप अच्छा लगेगा और वो कहीं पढ़ने जाए, सेलेक्ट भी हो जाएगा। अब जिसका ये बर्बाद है, सब कोटा पढ़ने चले जाए एक में, तो बच्चा आप में से कोटा पढ़ने का, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कोटा छोड़ के वापस आ जाएंगे, बोलेंगे मजा ही नहीं आ रहा। पता क्यों? वो चीज हमारी वो खराब है। जिसका ये फाउंडेशन खराब होगी वो कोटा में क्या करेगा, वापस तो उसको आना ही पड़ेगा। तो ये होता है, ये मतलब रियल फैक्ट है। तो ये ना रेट कंट्रोलिंग क्लास है हमारी, रेट कंट्रोलिंग क्लास। ऐसी होता है रेट कंट्रोलिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन में एक स्टेप ऐसा होता है जो रेट को कंट्रोल करता है, गति कंट्रोल, गति को नियंत्रित करता है। एग्जैक्टली यहां पर। अब चांस की बात है, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। जब एक ही स्टेप में हो रही है तो यही तो रेट कंट्रोलिंग स्टेप हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे कॉफिशिएंट क्या बन जाएंगे? ये पावर्स बन जाएंगे। आपको मैंने पिछली बार कहा था, याद है आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो देखो देखो, अब पावर का सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ऑर्डर भी 2 हो गया, मोलिकुलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी 2, दोनों क्या हो गए? इक्वल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट किसके लिए? किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। सबकी बात नहीं हो रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, उंगलियों पे कर लो बिल्कुल। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो मोलिकुलरिटी के ऑर्डर सेम होते हैं। ओके, तो रेट कंट्रोलिंग स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखना। देखिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काइनेटिक्स का रोल रहेगा। अगर काइनेटिक्स नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा। अब तैयार हो जाएगी। देखिए, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। घर जाके ना अपने को रूम में बंद करो और अपने आप से पूछो कि डॉक्टर बनना है या नहीं बनना। और रियली अगर बनने का मन है तो वैसा जोक जोक नहीं मुझसे बोल, अदरवाइज बहुत टफ है। तभी उतने लोग देखो अपियर होते हैं, 24 लाख 25 लाख एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन परसेंटेज कितना कम। पता क्यों? सीरियस बहुत कम लोग। उस 25 लाख में सीरियस लोग बहुत कम है जो रियली बनना चाहते हैं। जो सीरियस है देखो कहीं ना कहीं सिलेक्ट होते भी है। और अभी तो हम बिगिनर है, अभी तो बहुत मेहनत की जरूरत है। करिए, शुरुआत तो करिए, नहीं करेंगे तो यार आपकी कब्जी है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन मीन वन स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप पे होने वाली। और देखो, मैं 11th 12th में बुक्स से नहीं पढ़ते थे। ठीक है, बहुत बच्चों ने एनसीईआरटी ली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसको यूज तो करो। तो इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। खासकर जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम स्टफ से है ना, तो बहुत बुरा हाल है वहां पे। आज ही वहाँ नोट्स चलते हैं, आज ही वहां पे 4 बातें लिखवा दी जाती हैं, वही पेपर के अंदर आ रही होती है। उससे बात दुनिया ही नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग पैटर्न है। और अभी जो सीबीएसई पढ़ते हैं, अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके आए होते हैं।
अब इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, सब कुछ करना है मेरे को। ये भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। कुछ लोगों ने इंपॉर्टेंट किया होता है, वही बोर्ड्स में आ रहा होता है, मार्क्स आ जाते हैं। हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं। या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होप सो। तो मोलिकुलैरिटी ऑर्डर के बारे में पता लग गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल अब करूं उसको। ओके डन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द नेक्स्ट हेडिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जटिल अभिक्रियाएं। ठीक है, वो तो जस्ट एक एलिमेंट्री रिएक्शन थी ना। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। हिंदी में कहते हैं जटिल अभिक्रियाएं, जटिल। ये रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। ध्यान। देखिए अब सुनिएगा। पहली बात है रिएक्शन, अब एक बार रुक जाना। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप्स। ये एक स्टेप में नहीं हुई, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है SN1 E1। देखो ये रिएक्शन मल्टी स्टेप। जैसे एक मिनट रुक जाओ, अभी को लिखे मत प्लीज। आप सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो, आप एक डॉक्टर बन जाती है, पता वो क्या लगेगा यार। डॉक्टर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। फैक्ट है, बहुत मेहनत है। डॉक्टर कोई खाली नहीं बैठ सकता कि बस डॉक्टर बन गया लाइफ सेटल होगी। उसको पढ़ना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। दुनिया भर की नई नई बीमारियां, उनको पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके वो लाइफ में सर्वाइव करता है। सुनो, हो सकता है आप में से किसी का मन हो, मैं तो आगे IAS ऑफिसर बन गया, उसने अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर दी। होता है IAS ऑफिसर, एक अलग ही लाइफ है ना। ऑफिसर सब जाते हैं, ध्यान रखना। अब IAS बनने के लिए ध्यान रखना, अब IAS एग्जाम और भी टफ है नीट से, और भी टफ। सुनो कैसे टफ है। नीट में क्या है, एक ही तो एग्जाम देना है आपको, द फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। IAS में ऐसा नहीं है। IAS में पहले प्रीलिम हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गए। देखो आप 3 स्टेप में एग्जाम हो रहे हैं। फिर देखो IAS बनने में एक प्रॉब्लम और आती है, यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन बायो वाले बच्चों के साथ है। यहाँ पे कंपटीशन आर्ट्स वाले बच्चों के साथ भी है, साइंस वालों के साथ भी है, IIT के बच्चे भी आपको मिलेंगे, MBA के भी लोग भी मिलेंगे आपको, कॉमर्स वाले लोग भी मिलेंगे। इसकी सीट्स और भी कम। IAS की सीट्स ना के बराबर होती है। तो कहने का मतलब पता क्या होता है, आगे कंपटीशन और टफ होगा। ये है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। IAS बनना कोई बच्चों का काम नहीं है। एक बार को आप नीट निकाल सकते हो, लगे रहे मेहनत। यहाँ पे कुछ और भी चाहिए, बहुत चीजें डेवलप हो आपको। आपकी स्पीकिंग स्किल कैसी है, इंटरव्यू फेस करना, बहुत चीजें आनी चाहिए। तो खैर मतलब बताना चाहता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये 2 स्टेप में, 3 स्टेप में ऐसे रिएक्शन पूरी होती है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, क्या ऐसी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी निकल सकती है? इम्पॉसिबल। क्यों नहीं निकल सकती? अभी क्या कहा था मैंने, सिंगल स्टेप की निकलती है। वेरी गुड। ऐसी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी नहीं निकाली जाती। हाँ, ऑर्डर निकालने की बात करते हैं। अब सुनिएगा, जब रिएक्शन मल्टी स्टेप में होंगे ना, तो आपको पता है इसमें से एक स्टेप होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट। एक मिनट प्लीज। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ सर, मैं भी जैन सर को क्लास कर रहा हूँ, सीधा वो आ नहीं बता रहा हूँ। हो जाएगा, टाइम हो गया है बस। मैं इस आज मुझे कॉल करूंगा, जैन को बोल रही हूँ। देखिए सुनिएगा ध्यान से, देखो एक मिनट सुनो। SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, बड़ी कॉमन सी बात है। देखिए सुनिए, अब इन रिएक्शन में एक स्टेप रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है। और वो कौन सा होता है पता है आपको? स्लोवेस्ट स्टेप। देखो ये भी सुन लो, काफी लोगों को नहीं पता हुआ। स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट कंट्रोलिंग स्टेप। रेट कंट्रोलिंग स्टेप, जैसे एक मिनट, इसको रस समझते हैं मुझे, एक मिनट। एक सिंपल सी थ्योरी है। देखो एक मिनट, जैसे आपको पता है, हम ट्रैफिक जैम की बात करते हैं। आजकल जाम लगना है बड़ी कॉमन सी बात है। आप कहीं निकल जाओ, ट्रैफिक ट्रैफिक लगता है। आपको पता है जाम क्यों लगता है? ट्रैफिक जाम क्यों लगते हैं? जैसे ई रिक्शा, आजकल लोग कहते हैं ई रिक्शा ने जाम लगा दी। बताओ ई रिक्शा की प्रॉब्लम क्या है? गलत मोड़ देते हैं ई रिक्शा वाले। एक बच्चा कह रहा है कि ई रिक्शा गलत मुड़ जाती है। गलत मोड़ देते हैं, ट्रेन है, ट्रेन है। और कोई ई रिक्शा बड़ी होती है वहां, तो बिल्कुल छोटा कर देते हैं। और बताओ, और क्या प्रॉब्लम आती है? ज्यादा लोड होता है उसके पास, ज्यादा, इससे ज्यादा। ओके ओके, और कोई रीजन?
चलो जाम लगने का वैसे जनरल बात, ई रिक्शा भी छोड़ देते हैं, जाम क्यों लगते हैं? ज्यादा दिक्कत हो गई। अब सुनिए, देखिए जो आप कह रहे हो ना, ये सारी बातें गलत। मैं बताता हूँ। पता जाम लगने का रीजन क्या होता है? कोई ना कोई पर्सन बहुत स्लो चल रहा होता है। सुनना एक मिनट। ई रिक्शा की प्रॉब्लम बता क्या? ई रिक्शा किसी ने गली में मोड़ दी, मेट्रो चांस आपकी गली में ई रिक्शा आ गई। अब उसको चलने की जगह नहीं मिल रही, वो स्लो हो गया। उसके स्लो होते ही पीछे वाले सारे के सारे स्लो हो गए। तो गलती उसकी नहीं हो, क्या करे? आगे जगह नहीं है, उसको स्लो होना पड़ा। और उसके स्लो होते ही सारे स्लो हो गए। एक मिनट सुन लो। अगर उसको जगह मिल जाएगी, वो फास्ट हो जाएगा, सारे फास्ट हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो? और छोड़ो, और छोड़ो। कहीं जाम लगा होगा और जाम में ट्रक आ गया एक। तो पुलिस वाले पहले क्या करते हैं? ट्रक को निकालते हैं। ओवरलोड इशू नहीं है, वो कह रहे ट्रक जो है ना, इसको जगह नहीं मिल रही, इसको निकालो पहले। अगर ये ट्रक जाएगा तो पीछे के लोग सारे के सारे फास्ट हो जाएंगे। सुन लो पहले, बातें नहीं। होता क्या है, जाम में कोई सबसे स्लो चल रहा होता है, और उसके स्लो होते ही सारे के सारे स्लो हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात। आप कभी मेरठ जाकर देखिए, दिल्ली जाकर देखिए, लोग बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं वहां पर। अब लोग इतनी फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, पता है क्यों? अगर वो स्लो होंगे ना, तो सारे स्लो हो जाएंगे, जाम लग जाएगा। वहां पे कल्चर है फास्ट ड्राइविंग करो। ये नहीं वो लड़ाई हो रही, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। वो इतनी फास्ट चला इसलिए रहेंगे जिससे जाम ना लगे, हम हमारे स्लो होते ही सारे स्लो हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात है। देखो, आप इसको समझने की कोशिश करो। स्लोवेस्ट स्टेप, जो सबसे स्लो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता हो। एक मिनट, एक मिनट। आप नीट एस्पिरेंट है, आपको एग्जाम देना है पीसीबी। आपकी ना फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री बहुत बेकार है ही, बहुत बेकार केमिस्ट्री आपकी। आपकी केमिस्ट्री ना बहुत बहुत पुअर है, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, बस पूछो मत। अब बताओ, आपका सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली केमिस्ट्री। पेपर केमिस्ट्री का बहुत टफ आ गया। क्लीन बोल्ड, बाहर बिल्कुल। पेपर बहुत आसान आ गया, थोड़ा बहुत करके आ गए आप, क्या चलो जान बच गई। क्योंकि फिजिक्स बायो तो आपकी अच्छी थी। देखो, समझने की कोशिश करो। जो आपका सबसे बेकार सब्जेक्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके सिलेक्शन को रोक भी सकता है और करवा भी सकता है। जो सबसे बेकार सब्जेक्ट है। ऐसे फिजिक्स का भी, अगर मान लो फिजिक्स आपकी बहुत बहुत बेकार है, तो आपका सिलेक्शन फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करो। आप जितनी मर्जी बायो और केमिस्ट्री अच्छी करो। तो ये प्रैक्टिकल बात है। जो सबसे स्लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो सबको स्लो कर रहा है। वो फास्ट हो जाए, सारे फास्ट हो जाए। तो इसलिए केमिस्ट्री बोलती है स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट कंट्रोलिंग स्टेप। इसको बोलना नहीं है बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल बात है, इसे कहीं जाके अप्लाई करके देख लो आप। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट कंट्रोलिंग स्टेप। ठीक है, अभी किसी को लिखना नहीं होगा, ये लाइन भूलनी भी नहीं है आगे से ना। अब देखो, आपको एक बात और शेयर करती हूँ। सपोज करो, ये कोई रिएक्शन होगी, ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं। और जब इसका मैकेनिज्म बनाया गया ना, इसका मैकेनिज्म ऐसे निकल के आया। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म आया वो ये आया। देखो, समझना, रिएक्शन दो स्टेप में पूरी हो गई। ये इसका मैकेनिज्म आ गया, ये स्लो स्टेप है, मेट्रो चांस। ये फास्ट है। देखिए, अब सुनिएगा। अभी क्या डिसाइड किया? रेट डिपेंड्स अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप। देखो, इसका मतलब रेट डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखो, दोनों आएंगे, ए भी आएगा और बी भी आएगा। और जो ये कॉफिशिएंट है, वो क्या बन जाएंगे? पावर बन जाएंगे। देखो, व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ रहा है? टू। इसका ऑर्डर टू आ रहा है। इसकी मोलिकुलरिटी नहीं निकाली जाएगी? ऐसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? मल्टी स्टेप। बोलो, फाइनल हो गया। कॉपी करने इसको। तो जो चीज आपकी सबसे वीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वही आपको बर्बाद कर सकती है, वही आपको आबाद कर सकती है। ठीक है, दैट्स कनेक्शन।
Okay, the next is called here. That's finished. The next important heading is down here. That is called transition state theory. Yeah, sorry. आपने कॉपी नहीं करा था स्लो स्टेप रेट कंट्रोलिंग स्टेप। थोड़ी सी ग्लास और कर लेते यहाँ के वेट कर लूंगे आराम से बैठ के कह दो आप जाना चलेगा ऐसे तो नेक्स्ट हेडिंग इज नाउ यार कोलिजन थ्योरी द नेक्स्ट आर्टिकल इज नाउ कोलिजन थ्योरी नोट कीजिए हेडिंग दैट इज टर्म्ड एज कोलिजन थ्योरी अगला आर्टिकल है नोट करने हमारा कोलिजन थ्योरी ठीक है कोलिजन थ्योरी देखो सिखाते हैं कोलिजन थ्योरी किसको बोलते हैं देखो कि मैंने आपसे कहा था कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए कोलिजन टक्कर ठीक है आप सुनिएगा पता है कोलिजन होने से क्या होता है मैंने क्या कहा था अभी आपसे कोलिजन होने से क्या होता है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बन जाती है पोटेंशियल बनने से क्या होता है पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाते हैं और हमारा कंपाउंड सी बन जाता है एक बड़ा सिंपल सा फंडा है इसे कहते हैं कोलिजन थ्योरी ठीक है अभी लिखवा देंगे लेकिन ध्यान रखिएगा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हर बार कोलिजन करने से रिजल्ट नहीं आएगा मैंने भी क्या कहा था आपको बुक से कोलिजन करना पड़ेगा कोशिश करनी होगी तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा लेकिन ये बात जरूरी नहीं है अभी सुन लो आप मेहनत करते हैं क्या तो सिलेक्शन ना हो देखो उसके पीछे रीजन सुनो आप कोलिजन दो तरह के होते हैं एक इफेक्टिव एक होते हैं नॉन इफेक्टिव इतने लोग नीट में अपियर हुए सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ सबके कोलिजन इफेक्टिव क्यों नहीं हुए अब सुनो अब बाद में लिखिएगा देखो इफेक्टिव होने के लिए दो बातें जरूरी होती है दो बैरियर होते हैं एक बैरियर को बोलते हैं एनर्जी बैरियर और एक बैरियर को बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर देखिए सुनिए कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए पहली बात मोलिक्यूल्स के पास कम से कम एक एनर्जी होनी चाहिए कम से कम एनर्जी उस एनर्जी को पता क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड सुन लो पहले एक मिनट दोबारा ध्यान देना जैसे आप ना घर पे अच्छे से स्टडी करना चाहते हो देखो स्टडी करने के लिए हमारे पास पहले क्या होनी चाहिए एनर्जी आप बहुत थके थके ऐसे आपको बहुत नींद आ रही है क्या पढ़ लेंगे आप पहले एनर्जेटिक तो हो आपको पहले फिजिकली फिट होना पड़ेगा आपकी तबीयत खराब हो रही है पढ़ने का मन ही नहीं करेगा जब आपके पास अच्छी खासी एनर्जी होगी तब जाके आपका कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है देखो सुनो एनर्जी बैरियर उसके लिए मोलिक्यूल्स के पास एक कम से कम एनर्जी होनी चाहिए उसका नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड दूसरी बात उनके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए ओरिएंटेशन भी होना चाहिए अब सुनो ओरिएंटेशन का मतलब क्या देखो देखो सुनो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं ये दो मोलिक्यूल आपस में कोलिजन करके सी बनाना चाहते हैं देखो हो सकता है इनका कोलिजन ऐसे हो रहा एक मिनट हो सकता है ये कोलिजन इस तरह से कर रहे हो ध्यान देना ये कोलिजन ऐसे कर रहे हो देखो कोलिजन हो रहा है और हो सकता है ये कोलिजन इस तरह से कर रहे हो बताओ आपको क्या लगता है बताओ इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कोलिजन कौन सा है सेकंड वाला आप बताओ फर्स्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट कहाँ किया देखो आप ये तो फर्स्ट में तो ऐसे ही बैठे हुए यहाँ पे ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है ये भी कर रहा है इसे कहेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन जो नीचे वाला कोलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएगा जो ऊपर वाला है ना वो इम्प्रॉपर है सबने पार्टिसिपेट कहाँ किया एक मिनट दोबारा एक मिनट रिलैक्स आप सिलेक्शन चाहते हैं दो बातें जरूरी है एक तो आपके पास एनर्जी हो और साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन लोग कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं कोचिंग से डायरेक्शन मिलती है पढ़ना क्या पढ़ना है क्या होमवर्क कर रहा है कहां से करना है सोचो आप बच्चे की केयर तो होती है ना वो ओरिएंटेशन में आता है वह कोई बहुत मेहनत करता है कितनी बार सेलेक्ट नहीं होता उसके पास क्या नहीं होता ओरिएंटेशन नहीं होता और किसी को बड़ी अच्छी कोचिंग मिल रही है तब भी सिलेक्शन नहीं है क्योंकि कोचिंग तो बहुत अच्छी है उसके पास क्या नहीं है एनर्जी नहीं है खुद की लेबर नहीं जब खुद की लेबर भी होगी और प्रॉपर कोचिंग भी होगी तो नेचुरली उसका क्या हो जाएगा पक्का सिलेक्शन फिर कोलिजन इफेक्टिव होगा
वरना कोलिजन कैसा होता है, नॉन इफेक्टिव होता है। तो ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है, क्योंकि ए भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यहां पे दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। बोलो आया समझ? कॉपी कर मुझे बोलिए ऊपर आगे यानी कि 130 छोड़िए आपको, जी है 30 मिनट से मुझे बोल दो थोड़ा है यही कर दीजिए। थोड़ी सी बात और है, इसको फिनिश कर दूंगी। एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। और कीजिए बच्चों, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। जब तक मूलकीज के पास प्रॉपर एनर्जी नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों होना जरूरी है ना। हमारे बच्चे भी इस बात को फॉलो करें, पढ़िए पढ़ने के इनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए और प्रॉपर डायरेक्शन भी हो कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़े। बातें नहीं, जब दोनों कंडीशन नहीं मैच करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं हो सकता, अदरवाइज मेहनत जितनी मर्जी करते रहे मजा नहीं आता। दैट इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी, इसे कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। ओके, अब कर दूं इसको डन। ओके, तभी नोट कर लिया, बॉयज हमारे साथ बैठे हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। नेक्स्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अगला हेडिंग है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। नोट कर लीजिए, द टॉपिक इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हिंदी होती है संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, देखो ये थ्योरी क्या कहती है। देखो अभी क्या हुआ, अभी हमने डिसाइड करा कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन। देखो ए और बी कोलिजन कर रहे हैं, ए और बी टक्कर मार रहे हैं, तो रिएक्शन हो रही है। अब रुकेगा एक मिनट, पता है थ्योरी क्या बोलती है, जब एक कोलिजन करते हैं ना, तो कोलिजन करते करते एक बीच में ऐसी स्टेट बन जाती है। ये स्टेट बनना बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसका नाम ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बनने के बाद ही कंपाउंड सी बनेगा। और एक बात और है, इस स्टेट की पता खास बात क्या है, ये मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट होती है। कैसे स्टेट होती है, मोस्ट एनर्जेटिक। जब तक ये ना बने ना, कंपाउंड सी नहीं बन सकता। देखो इसको फील करवाते हैं, एक मिनट सब ध्यान दो। आप में से एक बच्चा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पूरी जी जान से लगाओ। अब उसने क्या करा, दिसंबर जनवरी तक पहुंच गए, जैन फेब तक आ गए, उसने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अब सुनो, उसके टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। मेट्रो चार्ल्स आकाश की टेस्ट सीरीज है, कोई और भी टेस्ट सीरीज लगती है, उसके 720 में से ना हर बार 700 मार्क्स आ रहे, 700, 710 है, 695। आकाश के टॉपर्स में से आ रहा है वो। बताओ उसे कैसे फील आएगी। उसको लगेगा सिलेक्शन पक्का। देखो उसे खुद लग जाएगा, उसको अंदर से फील आएगी मेरा सिलेक्शन पक्का है, मैं तो इस बार सिलेक्ट हो ही जाऊंगा बस। अब भगवान बस ध्यान रखे मेरा, और बाकी मेरा तो आगे लेबर है ही। देखो कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। बच्चे को ना खुद फील आ जाती है। अब किसी के 720 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, उसको भी फील आ रही है, उसको लग रहा है कि मैं कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। देखो फील उसको भी आ रही है, उसको पता है, उसको पता है कि यार देखो बर्बाद हुए बड़े, कुछ नहीं आता, लेकिन वो नहीं बताएगा किसी को। लेकिन ये जो बच्चा होगा ना, उसको लगेगा कि मेरा पक्का सिलेक्शन। ये नेचर है, ये नेचुरल है। नेचुरल खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा जब हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखो अपने आप लगता है कि मैं सही जा रहा हूं। तो मतलब ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होती है कि केमिस्ट्री भी इस पर ट्रस्ट करती है। केमिस्ट्री कहती है ट्रांजिशन स्टेट बनना बहुत जरूरी है। जब ये स्टेट बन जाएगी ना, इसके बाद कंपाउंड सी बनता है। जब कंपाउंड सी बनता है, किसी को लिखना नहीं इन बातों को ना, देखो मैं इसको भी करवा दूंगा कॉपी में जो भी रहेगा। देखो इसको ना मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको रियलाइज करवाता हूँ। देखो एक मिनट प्लीज। आपने देखा हमारे हर एग्जाम में ना एक कट ऑफ सिस्टम है, कट ऑफ। हम नीट एग्जाम देने जा रहे हैं, पता हमारा एम क्या होना चाहिए, यार मेरे कम से कम इतने नंबर तो आए हैं। जो आजकल का सिनारियो, इससे कम नंबर तुम सोच ही नहीं सकते। इतने मार्क्स तो मुझे अचीव करने हैं एट एनी कॉस्ट। जब आप इतने मार्क्स अचीव कर लेंगे ना, आप सेफ हो गए, सेफ। अब आप सेफ हो चुके हैं, आपका नीट में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं होगा।
वो अलग क्या कौन सा कॉलेज मिलता है। इससे ऊपर जितना मर्जी स्कोर कर लो, इससे कम नहीं सोच सकते। सोच के देखो आप, इससे कम तो कोई उम्मीद ही नहीं मान रहे हो। इससे ऊपर जितना मर्जी आए, 660 आए, 670 आए, 680 आए, वो हमारा लक। लेकिन इतने कम तो कम से कम कितने मार्क्स तो आए हैं। ये जो मार्क्स है, यहां पे क्या बन रही है आपकी, क्या बन रही है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। दिस अ फैक्ट। जब इतने नंबर आप अचीव कर लोगे, नीट वाले पता क्या बोलेंगे, अब आपको रैंक अलॉट हो जाएगी। अब नीट वाले आपको रैंक दे देंगे जब आप इतने नंबर अचीव कर लो। लेकिन अगर इससे एक नंबर भी कम रह गया, नथिंग, वो बोलेंगे क्या करें, क्योंकि एक नंबर कम होने का मतलब है ऐसे पता नहीं कितने हजार बच्चे हैं, किसको ले किसको ना ले तो वो छोड़ देंगे। वहां पे कंप्रोमाइज नहीं है, कंपटीशन का मतलब यही है, बिल्कुल ईमानदारी। तो वही चीज है, एक नंबर कम से आपको नहीं मानेंगे, लेकिन इससे ऊपर जितने मर्जी हैं। लेकिन इस मार्क्स पे आपकी क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। आपने कट ऑफ टच कर ली, देखो आप समझो, अब आपका पक्का सिलेक्शन। तो ये चीज होती है कंपटीशन के अंदर, यही काइनेटिक्स में चलता है। अभी मैं इसको ग्राफ से समझाता हूं, आप पहले नोट कर लो ऐसे, एक बार बना लो आप भी ऐसे, इसको बना लो, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप भी ऐसे। अभी फील आती है, डोंट वरी, बिल्कुल घर जाके देखो, अप्लाई करो, मटिया महल जाओ, बुक्स खरीदो आप लोग, रीडिंग। हाँ, तो आप देखिए, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करिए। दुनिया इतनी एडवांस हो गई और हम वही अगर उसी कल्चर में रहे, या नहीं नहीं, कंजूसी कंजूसी, तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चंस होते हैं बढ़िया बढ़िया, प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। आपको तो आप बिलीव नहीं करें, किसी टाइम में मेडिकल वाले बच्चे जेई वाले क्वेश्चन भी करते थे, किसी टाइम में इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम करते थे। तो नीट ने अपना लेवल बहुत डाउन कर दिया, एनसीईआरटी आने लग गई। लेकिन देखना, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कुछ चीजें बहुत सरप्राइज मिलेंगी, तो तैयार रहिए उसके। और आपको तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले तो नीट का करना है, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन भी एक बार देखने चाहिए। मतलब ये पढ़ने की स्ट्रेटजी है, कितना काम है देखो। इसलिए बहुत मेहनत करिए, देखिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने इसको एक ग्राफ से बनाऊंगा, देखो। अब देखो ना, सब समान अपनी जगह, सब बच्चे अटेंटिव हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ ए और बी मिलकर सी कैसे बनाते हैं, देखो आप जरा सब फील करना। अब प्लीज यहाँ देख लो, बाद में कॉपी हुआ क्या हुआ। मैडम प्लीज यहाँ देखो, डोंट बी नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। आपका नेगेटिव ऑर्डर हो रहा है ना, मेरी स्पीड घट रही है। देखो, हम एक ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर ध्यान देना, ए और बी कैसे मिलकर सी बनाते हैं, देखो आपको फील कराता हूं। सपोज करो, ये रिएक्शन का ना एक पॉइंट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हर रिएक्शन का अपना एक पॉइंट होता है, एक पीक होती है, पीक, जहां पे उसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सुनना पहले ध्यान से, ये पहले ए और बी यहां बैठे हुए थे नॉर्मल, ए और बी बिल्कुल नॉर्मल थे। ए यहाँ है, बी यहाँ है, बहुत दूर दूर है। बहुत दूर दूर का मतलब है कोई आपस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सुनना पहले ध्यान से, इधर से ए चलता जा रहा है, इधर से बी, एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। समझो, आप देखो, आप अपनी गली में से निकल रहे हो, कोई सामने से आ रहा है, बहुत दूर दूर है, टक्कर लगने को चांस नहीं है। लेकिन आप भी कहीं नींद में थे और वो भी, एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। सुनो पहले, पास आते जा रहे हैं, आते आते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। देखो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग गई। लेकिन पास आते आते इतने पास आ गए कि बिल्कुल आमने सामने। अब जाके लगा यार क्या हो गया। आपने देखा वो फेस कैसा होता है, एक मोमेंट, अभी टक्कर लगी हो आपकी, बिल्कुल एक मोमेंट के लिए होता है, एक सेकंड भी नहीं लगता। एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, देखो देखो, ए और बी पास आते रहे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रही, बढ़ती रही, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने ये पॉइंट अचीव कर लिया। जैसे ये पॉइंट अचीव हुआ, एकदम से कंपाउंड सी बन गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पॉइंट अचीव करना था, उस पॉइंट पे क्या बन गई, क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट। अगर वो पॉइंट अचीव ना होता, मान लो वो पॉइंट अचीव ना होता, ये नीचे रह जाते, तो बनते ना कंपाउंड सी। देखो समझो, जैसे कट ऑफ है ना हमारे कंपटीशन की, ऐसी रिएक्शन की कट ऑफ है, उसका नाम क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ए और बी ने मिलकर वो चीज अचीव कर ली, जैसी वो अचीव करी, एकदम से ग्राफ नीचे आया, कंपाउंड सी बन गया। देखो आप, देखो ऐसे हर रिएक्शन का अपना एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये अचीव करना नेसेसरी होता है। अभी को लिखेगा नहीं बिल्कुल भी,
हो सकता है ये ग्राफ ऐसे बन जाता, मे पॉसिबल ये ग्राफ ऐसे बन जाता। देखो ये ग्राफ ऐसे बन जाए, दैट्स इंटरेस्टिंग है। ऐसे भी बनने के चांस थे। दोनों में फर्क क्या है? ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। आपको पता है प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है व्हेन ईपी इज मोर देन ईआर। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, कौन सी रिएक्शन के लिए है? एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक, उष्मा अवशोषी रिएक्शन, जो भी आप कहते हैं। और यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है? कम है, एनर्जी का लॉस हुआ। तो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्या कहेंगे इसको? एक्सोथर्मिक। उसमें हीट गई है बाहर, उसमें हीट बाहर से मिली है। और ध्यान रखना इन दोनों पॉइंट पे क्या बन रही है? क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये होती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, नोट कीजिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह बनता है। बताओ क्लियर हुआ नहीं? कुछ कंफ्यूजन हो बोलो। कैटलिस्ट इसको डाउन कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, इस ग्राफ को डाउन कर देता है, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाती है। अभी आएंगे इस पॉइंट पे भी, डोंट वरी। अभी कैटलिस्ट की बात भी करते हैं। ज्यादा नहीं, बस 3-4 घंटे और लगेंगे, तब तक सोचते हैं। ऑपरेशन थिएटर में एंटर करूंगा, कब बाहर आएंगे आपको कुछ भी नहीं पता होगा। मैंने पहले ही बोला, सिलेक्शन सही है तो सेक्रीफाइसेस करने होंगे। ठीक है बच्चों, हार्ड वर्क करिए। देखिए करिए करिए, आराम से कॉपी करिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो बताइए। एक्शन एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी, वो क्लियर होना चाहिए। डन हो गया? होप सो क्लियर। अब कर दूं? बच्चे पीछे क्लियर हो गया? देखिए अब एक चीज और सुनिएगा। देखो ये जो एनर्जी है, देखो दिस एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एनर्जी की बहुत जरूरत है, तभी बन पाएगी ट्रांजिशन रेट। इसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। देखो अगर ये एनर्जी नहीं मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। अब ये सुनिए, एक बात और, एक बात और है। देखो जैसे आप यहाँ पे कंपटीशन पढ़ने आए, सुनो एक मिनट। क्या आप में से किसी को केमिस्ट्री नहीं आती थी? आती थी, थोड़ी बहुत तो पहले से आती थी। सुनना पहले ध्यान से। हमें सिर्फ क्या करना है, आपके अंदर ये बात देखो, थोड़ी बहुत मॉलिक्यूल्स में एनर्जी पहले से ही होती है। देखो ये एनर्जी ऑलरेडी है, हमें सिर्फ ये एनर्जी उनके अंदर क्रिएट करनी, मतलब मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करनी। इस गैप का नाम पता है क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? देखो इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितना ये गैप ज्यादा होता है, उतना रिएक्शन का रेट कम होता है। और जितना गैप कम होता है, उतना रेट ज्यादा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत आपको पहले से आता था, किसी भी स्कूल से थे, कहीं से थे, कुछ तो जानते थे आप। वो जो जानते थे ना, वो ये था, हमें आपके अंदर ये क्रिएट करना है यहां से यहां तक। देखो अगर ये गैप ज्यादा हुआ, तो उसे क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा, रिएक्शन का रेट घट जाएगा। अगर ये गैप कम हुआ, तो क्रिएट करना हमारे लिए आसान होगा। मान लो आप में से किसी बच्चे के इस बार 590 मार्क्स आए आउट ऑफ 720 नीट। बताओ इसके सिलेक्शन के चांसेस क्या है? नहीं, इसकी मतलब हमारे से हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, वो भी करेगा, सिलेक्शन की पूरी पूरी उम्मीद है। अब किसी के मार्क्स बहुत बेकार आए, सिर्फ 50। अब सोचो उसे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ये प्रैक्टिकल बात है। इसको दिन रात एक करना पड़ेगा, हमें भी लगना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। इसको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है, ये निकल सकता है। तो यही होता है, सब कुछ गैप डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। जिन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, उनका रेट कम होता है, और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, रेट ज्यादा होता है। ये भी कॉपी कर लें, ये भी कॉपी कर लें, दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो पूरा गैप थ्रेशोल्ड है, वो वाला सेक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं हिंदी में, एक्टिवेशन एनर्जी।
और जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये फॉरवर्ड की है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड समझते हो, जो रिएक्शन आगे हो रही है। किसी को पता ये गैप क्या है? ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, बट किसके लिए? बैकवर्ड के लिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड के लिए, बैकवर्ड पीछे वाली अभिक्रिया के लिए। नोट कर लो। जो रिएक्शन को चाहिए नहीं, या जो टोटल गैप है, टोटल गैप इज थ्रेशोल्ड। जो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दोनों वर्ड्स आप एक ही बोलेंगे। थ्रेशोल्ड इज अ ओवरऑल रिक्वायरमेंट, बट प्रॉब्लम इज दैट दे हैव दिस एनर्जी ऑलरेडी, दे हैव टू जनरेट दिस नाउ, दे हैव टू जनरेट दिस नाउ, जो जनरेट करनी है, दिस कॉल्ड है एक्टिवेशन एनर्जी। आई थिंक आपको एक हॉस्पिटल बनाना और आपका प्रोजेक्ट है 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपीज आप खर्च करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, पता क्या होगा? हो सकता है आप में से आपके पास 1 करोड़ रुपीज ऑलरेडी है, आपकी फैमिली दे दी आपको कि हमारे से ले जाओ, कितना डिफरेंस रह गया? 4 करोड़। वो आपको लोन लेना पड़ेगा, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। 1 करोड़ तो अपने हैं, वो तो घर से मिल गए थे, कोई दिक्कत ही नहीं। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके बाद हो सकता है ये ग्राफ ऐसे बन जाए, देखो देखिए सुनिए, ये ग्राफ ऐसे बन जाए, ये पॉसिबल है। देखो इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो देखो देखो, ये ग्राफ ऐसे बनना, पता है क्या शो कर रहा है? देखो यहां पे 3 बार ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसका मतलब ये 3 स्टेप रिएक्शन, 3 स्टेप रिएक्शन। इसको हम्प कहते हैं, हम्प। जैसे कैमल का हम्प होता है ना, जितने ऐसे हम्प बनेंगे उतनी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन उतने स्टेप में ही होगी। हो सकता है ग्राफ कहीं आपको इस तरह से मिल रहा है, लाइक दिस है, बताओ रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? 4 स्टेप रिएक्शन। तो आप हम्प देख के पता लगा लोगे कि रिएक्शन कितने स्टेप में भी। एक बात और, एक बात और, इनमें से एक स्टेप आरडीएस होगा, एक स्टेप आरडीएस होगा। कैसे पहचानेंगे इसको आप? जिसकी मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी होगी। देखो आप ये तीनों एनर्जी कंपेयर करो, ये गैप भी एक्टिवेशन है, ये भी एक्टिवेशन है, ये भी एक्टिवेशन। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? पहले वाली। तो ये स्टेप कैसा हुआ? आरडीएस। ये स्टेप आरडीएस में काउंट होगा। इसे कंपेयर करो आप, बताओ थर्ड बंदे को कितना बड़ा गैप है, ये स्टेप कैसा हुआ? आरडीएस। बोलो आया समझ? नोट कर लीजिए इसका। ओके, ये मेहनत कर रहे हैं आप लोग, देखा पक्का सिलेक्शन होगा आपको। नहीं, नहीं, नहीं कर रहे मेहनत, कर तो रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितने स्टेप पे रिएक्शन हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आरडीएस को पहचानते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें आरडीएस को। डिटरमाइनिंग स्टेप आया समझ आपको? बताओ बताओ, कुछ कंफ्यूजन? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अभी लिखवाया था ना, गति नियंत्रक पद। नाम क्या आपका? मिस्टर अनस, अनस, डॉक्टर अनस, अच्छा लगेगा वो। मिस्टर अनस, बहुत मेहनत करिए, जी जान एक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होप सो? तो कंफ्यूजन हो बताइए, रिएक्शन कितने स्टेप पे हो रही है? अच्छा एक बात और है, अगर आपको रेट कांस्टेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, इस रिएक्शन का रेट, इस स्टेप का रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, बताओ इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? K3 पक्का? इनमें सबसे बड़ी वैल्यू K3। क्यों? क्योंकि सही कह रहे हैं, ये स्टेप सबसे फास्ट होगा, तो रेट कांस्टेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगा। K3 मोर देन K2 मोर देन K1, एग्जैक्टली इस पे। बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, किस रेट कांस्टेंट की होगी? आपको एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। थर्ड तो सबसे स्लो है ना, उसकी सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी है, ज्यादा सौ देख लेंगे, ये कंपेयर कर लेंगे। चलिए पता लग गया आपको कैसे रेट कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, कैसे रेट कंपेयर करते हैं। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? तो घर जाके इसको अप्लाई करिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन करिए, मैक्सिमम जितने भी फर्स्ट ऑर्डर की सारी प्रॉब्लम मिलती है ना कर डालिए। ठीक है, और डाउट लेकर आइए कल आप, जितना डाउट ले सकते हैं मैक्सिमम डाउट पूछिए। ठीक है, सब बच्चे ना अपना बेस्ट करें और बहुत बहुत मेहनत करें, देखिए। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं।
वेलकम।